Hello students. Today we will discuss about heterocyclic compounds which is part of organic chemistry of BSc थर्ड ईयर। BSc थर्ड ईयर के कार्बनिक रसायन के विषम चक्रीय यौगिक जिसमें आज फोर्थ पार्ट के रूप में हम पिरिडीन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पिरिडीन जिसका कि आणविक सूत्र होता है C5H5N, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H5N, यानी कि इसमें 5 कार्बन 5 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है और ये एक 6 मेंबर्ड एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी कि ये चक्रीय यौगिक है जिसमें 6 परमाणुओं का चक्र होता है और उसमें एक विषम परमाणु हेट्रोएटम नाइट्रोजन उपस्थित होता है। ये जो नाइट्रोजन जो कि विषम परमाणु के रूप में उपस्थित है, इस पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब इसमें जो 5 कार्बन है 1 2 3 4 5 और एक नाइट्रोजन है, ये सभी कार्बन और नाइट्रोजन sp2 संकरण अवस्था में होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होते हैं। और इसमें जो नाइट्रोजन पर ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये sp2 संकरित कक्षक में होता है जो कि अणु के तल की दिशा में होता है, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसमें जैसा बताया कि सभी परमाणु जो है 5 कार्बन और एक नाइट्रोजन sp2 संकरण अवस्था में है, तो अब उनमें आपस में समाक्षीय अतिव्यापन होता है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग होता है कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, जिससे कि सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा बंध का निर्माण होता है। और एक एक sp2 संकृत कक्षक जो कि कार्बन के पास उपस्थित है, वो हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध का निर्माण करता है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी तीसरा जो sp2 संकृत कक्षक नाइट्रोजन के पास है उसमें उपस्थित होता है। सिग्मा बंध जो है वो एक ही तल में उपस्थित होते हैं जिनके बीच में जो कोण है वो 120 डिग्री का होता है। जैसे ये वाला कोण है, ये वाला है, ये वाला है, 120 का कोण है और सभी एक ही तल में उपस्थित होते हैं। अब इसमें हर एक कार्बन और नाइट्रोजन जो कि वलय का हिस्सा है, उसके पास एक असंकृत पी कक्षक होता है और वो असंकृत पी कक्षक जो है वो अणु के तल के लंबवत दिशा में होता है, जिसमें कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो उपस्थित होते हैं। अब जो ये असंकृत पी कक्षक है जो कि तल के ऊपर और नीचे है, उनमें समपार्श्विक अतिव्यापन होता है और उससे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या पाई बंध का निर्माण होता है, विच कंसिस्ट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अनुनाद में भाग नहीं लेता है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ एरोमेटिक सेक्सटेट या एरोमेटिक सेक्सटेट का ये भाग नहीं है। तो अब हुकल के नियम के अनुसार वे समतल चक्रीय यौगिक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n+2 होती है, वो क्योंकि एरोमेटिक गुण दर्शाते हैं, तो इसमें भी ये हुकल का नियम का पालन होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यानी कि n का मान जो है 1 है, पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये जो यौगिक है ये एरोमेटिक यौगिक है। अब इस पिरिडीन जो कि एक एरोमेटिक यौगिक है, उसमें इस प्रकार से अनुनाद पाया जाता है जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। ये जो दो अनुनादी संरचना है, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन या पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है अलग अलग है। अब इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, फिर ये वाले अगले केस में ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, फिर अगले वाले केस में ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से ये अनुनादी संरचनाएं हैं पिरिडीन की, जिनको हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। और ये अनुनाद संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड है पिरिडीन का, जिसमें कि नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये जो 3 पोजीशन है कार्बन की उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, आंशिक धनावेश उपस्थित है। तो इस तरह से इसमें पिरिडीन में अनुनाद स्थायीकरण होता है और इसमें जो नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अनुनाद का हिस्सा नहीं है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ रेजोनेंस। Now synthesis of pyridine.
किस प्रकार से पिरिडीन का संश्लेषण किया जा सकता है। इसमें पेंटामिथाइलिन डाइअमीन के जो हाइड्रोक्लोराइड है उसको गर्म किया जाता है और गर्म करने पर जो प्राप्त उत्पाद है उसको फिर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर ऑक्सीकरण होता है और फाइनली इसमें पिरिडीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये पेंटामिथाइलिन डाइअमीन मिथाइलिन ग्रुप होता है CH2। पेंटामिथाइलिन में 5 CH2 ग्रुप है और उसमें कार्बन नंबर 1 और 5 जो टर्मिनल कार्बन है उस पर अमीन ग्रुप प्रेजेंट है और इसका हाइड्रोक्लोराइड है। तो इसको पहले गर्म करते हैं, ये उत्पाद बनता है और फिर इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर ऑक्सीकरण के द्वारा पिरिडीन उत्पाद है। सेकेंड मेथड है फ्रॉम 1,5 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कि डाई कार्बोनिल यौगिक है जिसमें कार्बन नंबर 1 और 5 पर 2 कार्बन है। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 और 1 कार्बन पर 2 कार्बोनाइल ग्रुप हैं। जब इनको अमोनिया के साथ ट्रीट किया जाता है तो इस तरह से जैसा बताया गया है जल के अणु का विलोपन होता है और 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडीन प्राप्त होता है और इसका फिर ऑक्सीकरण करने पर पिरिडीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम इथाइल एसीटोएसीटेट या एसीटोएसिटिक एस्टर भी जिसको कहा जाता है। तो इथाइल एसीटोएसीटेट के 2 अणु 2 moles of ethyl acetoacetate is treated with dichloromethane. Dichloromethane means CH2Cl2 in presence of ammonia. अमोनिया की उपस्थिति में डाइक्लोरोमेथेन और इथाइल एसीटोएसीटेट एसीटोएसिटिक एस्टर की क्रिया कराने पर ये 2 इथाइल एसीटोएसीटेट मॉलिक्यूल है, ये डाइक्लोरोमेथेन है और फिर सेकेंड स्टेप में अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही है एंड फाइनली इस तरह का पिरिडीन का व्युत्पन्न जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड एंड साइनोएसिटामाइड। एसिटामाइड होता है CH3CuNH2 और उसमें एक H की जगह CN आ गया तो ये साइनोएसिटामाइड है और 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप 1 और 3 पर प्रेजेंट है, उसका ये एल्काइल डेरिवेटिव है। एसिटाइल एसीटोन, एसीटोन होता है CH3COCH3 और उसमें एक H की जगह एसिटाइल ग्रुप आ गया तो ये एसिटाइल एसीटोन है। तो इनकी आपस में क्रिया कराने पर जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है रिएक्शन होती है और इस तरह का पिरिडीन का व्युत्पन्न जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। एज सच पिरिडीन को प्राप्त करने के लिए उसको एसिटिलीन और हाइड्रोजन साइनाइड के मिश्रण को रेड हॉट ट्यूब रक्त तप्त नली में से जब प्रवाहित किया जाता है तो 2 एसिटिलीन के मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है, रेड हॉट ट्यूब में हम इसको पास करते हैं तो ये एज सच पिरिडीन के रूप में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट मेथड है बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ पिपरिडीन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीकरण जिसको हम कह सकते हैं। तो इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब इसको 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो जो पिपरिडीन है वो पिपरिडीन डिहाइड्रोजिनेशन के द्वारा पिरिडीन में परिवर्तित हो जाता है। पिपरिडीन इज ए सैचुरेटेड कंपाउंड, उसमें कोई भी बहुबंध नहीं होता है पर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के अणुओं का विलोपन होकर के और इस तरह का अनसैचुरेटेड कंपाउंड पिरिडीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नाउ केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रियाएं और उसमें सबसे पहला है बेसिसिटी ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन जो है वो एक क्षार के रूप में कार्य करता है, इट इज ए बेस। व्हाई इट इज ए बेस? Because pyridine has a lone pair of electron on nitrogen. नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और अम्ल और क्षार का लुईस सिद्धांत ये कहता है कि all the compounds having tendency to give electron pair, वे सभी यौगिक जिनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की होती है वो क्षारीय गुण दर्शाते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसलिए इसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होगी और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होने के कारण ये क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाता है। अब ये क्षारीय है अर्थात ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण देगा, इट रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट। हम क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करें पायरोल और पिरिडीन की। पायरोल और पिरिडीन की यदि हम तुलना करें तो इसमें जो पिरिडीन है
वो पायरोल की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है। और इसका कारण स्पष्ट है कि पायरोल में भी नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, पिरिडीन में भी नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, परंतु जो पायरोल में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है वो अनुनाद में भाग लेता है, इट टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस एंड इट इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक सेक्सटेट। जो एरोमेटिक सेक्सटेट होता है उसका ही ये भाग है, एंड देयरफॉर इट इज नॉट इजीली अवेलेबल फॉर अटैकिंग एसिड। अम्ल के आक्रमण के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। जबकि पिरिडीन में जो नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एरोमेटिक सेक्सटेट, वो अनुनाद में भाग नहीं लेता है, अनुनाद का हिस्सा नहीं है, तो ये अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध होता है अम्ल के लिए, एंड देयरफॉर इट इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस। अब हम पिरिडीन की तुलना करें एलिफेटिक प्राथमिक अमीन से। तो एलिफेटिक प्राथमिक अमीन में भी नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये भी क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाता है, पर ये एलिफेटिक प्राथमिक अमीन पिरिडीन से भी अधिक क्षारीय होता है। अब उसका कारण अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये दर्शाया गया है क्योंकि ये क्षारीय है, अम्ल के साथ क्रिया करके और इस तरह से ये लवण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हम एलिफेटिक अमीन और पिरिडीन की तुलना करते हैं। तो एलिफेटिक अमीन की यदि बात करें तो इसमें जो ये नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित है ये sp3 संकेत है, जबकि पिरिडीन में ये जो नाइट्रोजन परमाणु है ये sp2 संकेत है। अब sp2 और sp3 में क्या है, s करेक्टर जो है वो अलग अलग है। इसमें sp2 है यानी कि 33% s करेक्टर, इसमें sp3 यानी कि 25% s करेक्टर, 25% s लक्षण है इसमें 33% s लक्षण है। अब इसमें एक कंसेप्ट जो और भी कई जगह काम आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन s करेक्टर। जैसे जैसे s लक्षण बढ़ता जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस परमाणु की बढ़ती जाती है, क्योंकि s ऑर्बिटल जो है वो रिलेटिवली नाभिक के नजदीक होता है। तो अब क्योंकि इसमें 33% s लक्षण है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उससे ज्यादा प्रभाव में रहेगा, तो इसलिए ये आक्रमणकारी अम्ल के लिए आसानी से अपेक्षाकृत उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जबकि यहाँ पर s करेक्टर कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो पाई इलेक्ट्रॉन इसके प्रभाव में अपेक्षाकृत कम होंगे, तो ये अपेक्षाकृत अधिक क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम इस पिरिडीन और एलिफेटिक प्राइमरी अमीन की तुलना कर सकते हैं। और पिपरिडीन में भी यही होता है, पिपरिडीन जो कि सैचुरेटेड है उसमें नाइट्रोजन sp3 संकरण अवस्था में होता है, तो वो भी अपेक्षाकृत जो है वो अधिक क्षारीय होता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो कि एरोमेटिक होने के कारण होती है, वे सभी यौगिक जो कि एरोमेटिक गुण दर्शाते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया शुरू में, पिरिडीन भी एक एरोमेटिक यौगिक है, तो एरोमेटिक यौगिक होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में भी इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण जो है वो कहाँ पर होगा, ये हम इस चित्र के द्वारा समझा सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो इलेक्ट्रॉन शुद्ध होते हैं, एंड दे ऑलवेज अटैक ऑन नेगेटिव सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। जो अणु का ऋणात्मक केंद्र जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है वहां पर आक्रमण करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण 2 या 6 पे हो सकता है जो कि आइडेंटिकल है, 3 या 5 पर हो सकता है जो कि आइडेंटिकल है, या 4 पर भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर दर्शाई गई हैं। जब कार्बन नंबर 2 और 6 पर होगा तो इस तरह की अनुनादी संरचनाएं बनेगी, कार्बन नंबर 3 और 5 पर होगा तो इस तरह की अनुनादी संरचनाएं बनेगी, जब कार्बन नंबर 4 पर होगा तो इस तरह की अनुनादी संरचनाएं बनेगी। तीनों केस में 3-3 अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं, परंतु फर्स्ट केस में ये वाला और थर्ड केस में ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो अपेक्षाकृत कम स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज।
जब अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पर धनावेश होता है तो वह अपेक्षाकृत कम स्थायी होता है। तो यहाँ पर इस केस में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें कि नाइट्रोजन पर धनावेश है, तो ये अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होगा और इसलिए ये पॉसिबिलिटी अधिक होगी। तो इसका अर्थ ये है कि जो पेरिडीन में इलेक्ट्रॉन स्नेक आक्रमण होगा वो प्रेफरेबली या तो 3 पर या 5 पर, जो कि दोनों ही आइडेंटिकल हैं, उस पर होगा, 2, 4 या 6 पर नहीं होता है। तो मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज 2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब इसमें एक बात और है, पेरिडीन इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति जो पेरिडीन है वो बेंजीन की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है, लेस रिएक्टिव होता है। और उसका रीजन क्या है? पेरिडीन में नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित है। तो नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होने के कारण नाइट्रोजन इज ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द रिंग। जो वलय है उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेक आक्रमण है वो अपेक्षाकृत थोड़ा कठिन हो जाता है, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन की अपेक्षा कम होती है। ये रिएक्शंस हैं। नाइट्रेशन करने पर नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है, सल्फोनेशन करने पर SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, हेलोजिनेशन करने पर हेलोजन एटम सब्स्टिट्यूट हो रहा है, और फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन ये नहीं देता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के कारण से जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है बेंजीन वलय का कम हो गया है। तो ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया साधारण परिस्थितियों में नहीं। देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें जैसा कि हमने बताया कि जो नाइट्रोजन परमाणु है वो नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है, और उसमें जो वलय है वलय पर नाभिक स्नेह का आक्रमण जो है वो इसमें संभव हो पाता है। अब वो नाभिक स्नेह का आक्रमण कहाँ पर होगा वो भी हम इसमें चित्र के द्वारा, इन फिगर के द्वारा समझा सकते हैं। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कार्बन नंबर 2 पर भी हो सकता है, 4 पर भी हो सकता है और 6 पे भी हो सकता है। तो अब दोनों में यदि 2 पोजीशन पर होगा तो क्या होगा, 3 पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, 4 पे होगा तो क्या होगा। 2 and 5 दे आर आइडेंटिकल। 3 and 5, 2 and 6 are identical, 3 and 5 are identical। तो अब इसमें जब कार्बन नंबर 3 पर इसमें न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है तो कोई भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि 2 और 4 पर जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है तो इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है जिसमें कि जो नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। पहले हमने डिस्कस किया था कि जब नाइट्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था तो वो कम स्टेबल था, पर यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो इट इज मोस्ट स्टेबल। तो इसलिए इसमें जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो 2 या 6 पर भी हो सकता है या 4 पर भी हो सकता है, 3 और 5 पर नहीं। अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हाइड्रोक्सिलेशन है, KOH के साथ गर्म करेंगे तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सोडामाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो NH2 माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो 2 नंबर पर प्रेफरेबली। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। अंडर नॉर्मल कंडीशन पेरिडीन इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, आसानी से इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, पर जब पर एसिटिक एसिड के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं तो पर एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करने पर ये इस तरह का पेरिडीन एन ऑक्साइड जो है उत्पाद के रूप में बनता है। नॉर्मल कंडीशन में इट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट इज रिडक्शन या अपचयन। इसका रिडक्शन जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से भी हो सकता है या
कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण द्वारा भी हो सकता है। तो जब निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री ताप पर हाइड्रोजन के साथ इसका योग कराते हैं तो 3 हाइड्रोजन के अणु इसमें जुड़ करके और ये पिपरिडीन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से इसका अपचयन होता है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। जब पिरिडीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ की जाती है तो ये एन एल्किल पिरिडीनियम हैलाइड के रूप में परिवर्तित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ क्रिया करें तो मिथाइल ब्रोमाइड के साथ क्रिया करने पर एन मिथाइल पिरिडीनियम ब्रोमाइड इस तरह का उत्पाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम। इसमें मेटलेशन रिएक्शन है। इसमें एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप लिथियम के साथ अटैच्ड है। तो इस केस में जो रिएक्शन होगी उसमें लिथियम जो है वो कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोजन के साथ LiH के रूप में निकल जाता है और जो नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप है वो पोजीशन नंबर 2 पर अटैच होकर के 2 ब्यूटाइल पिरिडीन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। So in this way alkylation of pyridine ring occurs. तो ये मुख्य क्रियाएं हैं pyridine की। थैंक यू।